से और व्यक्तिगत मेरे तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, गत वर्ष की होली से लेकर के इस वर्ष की होली के बीच में हमने एक बहुत लंबा रास्ता तय किया। होली से होली तक लगभग 365 दिन का जो एक वर्ष का समय होता है, इस बार का ये समय निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत लंबा था, कष्टदायक भी था, अनेक तरह की दुख और तकलीफों से भरा हुआ था। पूरे विश्व के सामने जो चुनौती थी, उसी श्रृंखला में भारत के सामने भी कोविड-19 की आपदा एक बहुत बड़े संकट के रूप में खड़ी थी। विश्व भर को और मानव समाज को, मानव जाति को जिस तरह से इस कोविड की आपदा ने घेरा था और मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को जिस तरह से प्रभावित किया, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, सांस्कृतिक पक्ष हो या मनोवैज्ञानिक रूप से, पूरे देश और दुनिया के संपूर्ण मानव प्रजाति को झकझोर करके इस वायरस ने और वायरस जनित बीमारी ने रख दिया। और मैं ये मानता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ में इस बात को स्वीकार कर सकता हूँ कि अनेक वर्षों तक मानव के जीवन पर इस वायरस के प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित किए जाएंगे, अनुभव किए जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस विकट कालखंड में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने जिस तरह से इस चुनौती को स्वीकार किया, और न केवल इस पैंडेमिक के द्वारा जनित चुनौती, अपितु उसके साथ साथ में इस एक वर्ष में आई हुई तमाम कठिनाइयों, चाहे वो दो तूफान, साइक्लोनिक तूफान जो हमने झेले वो ईस्ट और वेस्ट दोनों कोस्ट पर, चाहे श्रृंखलाबद्ध भूकंपों की कड़ी, और चाहे सीमा पर चीन के द्वारा खड़े किए गए संकट, इन सारी संकटों का एक साथ इनसे लोहा लेते हुए देश को सुरक्षित रखने और साथ साथ में देश पर न्यूनतम प्रभाव इन सारे घटनाओं का हो, इसका प्रयास करने में देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफल हुई है। निश्चित रूप से पिछले एक साल में दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं पर विपरीत प्रभाव हुआ था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की सरकार ने समाज के विभिन्न तबकों को संभालने के लिए, उनकी हैंडहोल्डिंग करने के लिए जिस तरह से काम किया, समाज के विभिन्न पक्षों को, गरीब व्यक्ति की भोजन की चिंता से लेकर के रेहड़ी पटरी वाले के व्यवसाय की चिंता से लेते हुए देश के आर्थिक पक्ष से जुड़े हुए विभिन्न स्टेक होल्डर्स को जिस तरह से संबल प्रदान किया, ये उसी का परिणाम है कि आज देश की अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर दौड़ने लगी है। और अर्थव्यवस्था की समीक्षा करने वाली विभिन्न एजेंसीज, इंटरनेशनल, नेशनल एजेंसीज ने देश की रेटिंग को वापस सुधारा है और इस बात की कामना की है कि देश की अर्थव्यवस्था जिस मुकाम पर कोविड की आपदा आने से पहले खड़ी थी, जिस प्रगति दर पर थी, उससे कहीं अधिक प्रगति दर की अपेक्षा आज देश कर सकता है। कोविड की इस आपदा के समय में भारत ने जिस तरह से अपनी क्षमताओं का संवर्धन किया और क्षमताओं के संवर्धन के साथ साथ में भारत द्वारा अर्जित क्षमताओं का जिस तरह से विश्व कल्याण के लिए उपयोग हुआ, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या पैरासीटामोल या अन्य दवाइयाँ देना हो, जो दुनिया के 50 देशों को फ्री ऑफ कॉस्ट और 82 देशों को फ्री ऑफ कॉस्ट और 50 देशों को 150 देशों को कुल मिलाकर के सप्लाई देना हो, दुनिया भर के देश में श्रेष्ठ वैक्सीन का निर्माण करना, सबसे कम कीमत की लागत का वैक्सीन के निर्माण को प्रोत्साहन करना, हमारे वैज्ञानिकों और इस तरह का वैक्सीन का निर्माण करने वाली कंपनीज के साथ में पूरी ताकत के साथ में एक दीवार भर की तरह खड़े रहना,
ये उसी का परिणाम है कि आज हमारे देश से लगभग 50 देशों को हमने वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है और इसी तरह से लगभग 125 देशों को आज भारत में बनी हुई वैक्सीन जो है अब उनका जीवन बचाने के लिए, वहाँ के जीवन बचाने के लिए, वहाँ के लोगों का जीवन बचाने का उपयोग हो रहा है। निश्चित रूप से इससे भारत की कूटनीतिक ताकत भी बहुत अधिक बढ़ी है। यदि मैं केवल जोधपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो जोधपुर में लगभग 49 सेंटर्स पर जोधपुर जिले में वैक्सीनाइजेशन का कार्यक्रम चल रहा है। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन जो है अब तक दी जा चुकी है। फ्री वैक्सीन जो भारत की सरकार दे रही है, देश के गरीब को, देश के सामान्य मानवी को, देश के मध्यम वर्गीय मानवी को इस बीमारी से लड़ने के लिए सरकार के द्वारा वैक्सीन मुहैया कराया जाना और दुनिया भर में सबसे बड़ा वैक्सीनाइजेशन का ड्राइव करना, ये निश्चित रूप से हम सब भारतीयों के लिए गौरव का समय है। राज्यों की सरकारों के सहयोग से जिस तरह से इस वैक्सीनाइजेशन के प्रोग्राम को पूरे देश भर में आगे बढ़ाया जा रहा है, मैं ये मानता हूं कि इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि सरकार के मुखिया ने, हालांकि उसको लेकर के अनेक तरह की राजनीति करने का भी प्रयास किया गया, वैक्सीन की उपयोगिता, वैक्सीन की क्षमता, वैक्सीन की क्वालिटी, इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। लेकिन सरकार और सरकार के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट संदेश किया कि पहले मैं नहीं, पहले जिनको अधिकार, जिनको पहले ज़्यादा आवश्यकता है उनको वैक्सीन मिलना चाहिए। एक नई परंपरा इस देश में कायम करते हुए देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स जो थे, जिनको पहली पंक्ति में खड़े होकर के इस बीमारी के से युद्ध करना था, जिनको कोरोना वॉरियर्स का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, सबसे पहले उनको वैक्सीन मिले, उनको प्रोटेक्शन मिले। उसके बाद देश में वृद्ध लोगों को वैक्सीन मिले, उसके बाद कोमोर्बिडिटी के लोगों को वैक्सीन मिले। और हम सब की जानकारी में है कि 45 साल से अधिक उम्र के लोग 1 अप्रैल से सबको वैक्सीन जो है मिल सकेगी। दुनिया को वैक्सीन देने के साथ साथ में देश की आपूर्ति को सुनिश्चित बनाए रखना, देश की आवश्यकता को भी पहले इंश्योर करना, इसके ऊपर भी सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ में काम किया है। माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि बजट में उन्होंने केवल इस वैक्सीनाइजेशन की ड्राइव के लिए 36,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया है और साथ ही साथ में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, उसको और अधिक गति प्रदान करने के लिए देश के बजट को इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बजट ऐसा बना करके देश में प्रस्तुत किया है। अनेक विपक्षी मित्रों ने इसको लेकर के भी अनेक तरह की राजनीति की। कोरोना की आपदा के प्रारंभ से लेकर के अब तक यदि मैं कहूं तो अनेक तरह के आक्षेप लगाए गए, लोगों में भय व्याप्त करने के लिए अनेक तरह के स्टेटमेंट दिए गए। देश में ऑक्सीजन की कमी है, देश में मास्क नहीं है, देश में पीपी किट नहीं है, देश में वेंटिलेटर्स नहीं है। देश और दुनिया को डराने के लिए इस तरह के कई यत्न और जत्न किए गए, केवल अपने राजनीतिक लाभ की प्राप्ति के लिए। लेकिन समय रहते किए गए प्रयासों और उनकी सफलताओं ने सबकी जुबान पर ताला लगा दिया। वैक्सीन को लेकर के भी अनेक तरह के कयास लगाए गए, लोगों में संशय पैदा करने का प्रयास किया गया, राजनीति करने का प्रयास किया गया। लेकिन आज जब दुनिया के 125 देश भारत के पीछे पंक्ति लगा करके खड़े होकर के वैक्सीन की याचना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब वो लोग अपने ही प्रश्नों के ऊपर अब जो है विचार करते हुए अंतर्मौन की अवस्था में पहुंच चुके हैं। राजस्थान की सरकार, जब से जनता ने 2018 में आशीर्वाद दिया तब से लेकर के आपसी विग्रह का शिकार थी और गत वर्ष इस कोरोना के आपदा के बीच में भी हम सब ने देखा कि राजस्थान की सरकार पे भी एक ग्रहण लगा था। अपनी सरकार पार्टी के कुछ लोग जब कुपित होकर के अपनी सरकार से, अपनी चुनी हुई सरकार से नाराज होकर के राज्य के नायब मुखिया के नेतृत्व में जाकर के और अंतर ध्यान हो गए थे, तब कितनी तरह की राजनीति की गई, कितने तरह के आक्षेप लगाए गए। देश के प्रधानमंत्री पर, देश के गृह मंत्री पर, मुझ पर अनेक तरह की टिप्पणियां की गई, अनेक तरह के व्यक्तिगत लांछन लगाने का प्रयास भी किया गया। प्रदेश की जनता के सामने इस तरह का एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की कि वो 19 लोग जो सरकार से रुष्ट होकर के गए हैं,
सरकार के कार्यकलापों से रुष्ट होकर के व्यथित होकर के गए हैं, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने कैद करके रखा हुआ है। ऐसा कहा गया कि उनके ऊपर बाउंसर्स बिठा दिए गए हैं, उनके मोबाइल छीन लिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर इस तरह के लांछन लगाने का प्रयास किया गया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही है। लेकिन 1-1.5 महीने तक 5 सितारा होटलों में रहने के बाद में जब सरकार बाहर निकली और उनकी पार्टी का जो है आंतरिक संकट समाप्त हुआ, मैं आज प्रश्न करना चाहता हूं कि उस 45 दिन के बाद में जब आप वापस उसी प्रेम के साथ में गलबैयां कर रहे थे, तब क्या राजस्थान की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि तब क्या ऐसी स्थिति थी कि उस समय की स्थिति और आज की स्थिति को देखते हुए कि क्या उस समय ऐसा परिवर्तन आ गया था कि उस समय आप भारतीय जनता पार्टी पर क्यों करके दोष लगा रहे थे। तब आप कहते थे कि बाउंसर्स के दम पर उनको कैद करके रखा है, तब क्यों नहीं उन 19 लोगों में से किसी भी एक व्यक्ति ने इस तरह का स्टेटमेंट वापस आकर के दिया, या किसी भी एक जगह पर आकर के कोई किसी पुलिस थाने में या किसी भी एजेंसी के पास जाकर के उसकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई। राजस्थान में जिस तरह से सरकार के द्वारा राजस्थान की जनता और जनप्रतिनिधियों की निजता पर हमला किया गया, जिस तरह से टेलीफोन टैपिंग्स की गई, सरकार ने 1 साल पहले जब ये जुलाई के महीने में जब ये परिस्थिति बनी थी, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी ने, राजस्थान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जो परमिशन देने का अधिकारी है, उन सब ने अलग अलग जगह पर टीवी में, मीडिया में आकर के ये स्टेटमेंट्स दिए थे कि हमने किसी का टेलीफोन रिकॉर्ड नहीं किया। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके मंत्रियों ने उनके सर में सुर मिलाते हुए यह कहा था कि राजस्थान में इस तरह की परंपरा नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हम सबके संज्ञान में आया कि विधानसभा के कालीचरण जी के प्रश्न के प्रत्युत्तर में, लिखित उत्तर में सरकार ने यह माना कि हमने टैपिंग्स की और जो टैपिंग्स की हैं, जो इंटरसेप्शंस किए हैं, वो लेजिटिमेट तरीके से किए हैं। उस समय जो टेलीफोन टेप को लेकर के मुकदमे दर्ज किए गए थे, एसओजी में एक मुकदमा दर्ज किया, राष्ट्रद्रोह की धारा में देश के कैबिनेट मंत्री, सरकार के कैबिनेट मंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज किया गया, ताबड़तोड़ गिरफ्तारी की गई। मैं आज पूछना चाहता हूं कि 10 दिन बाद में किसने आपको यह बुद्धि दी, या क्या आपको बुद्धि का उदय हुआ, या किस तरह की लीगल राय आपके पास में आई कि 10 दिन बाद में आपने वो केस विड्रॉ कर लिया। जब एक तरफ सरकार के मुखिया और अधिकारी सब ये कह रहे थे कि हम टेलीफोन टैप नहीं करते, बाद में सरकार ने स्वीकार किया कि हमने टेलीफोन टैप किए, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे सरकार की तरफ से जवाब देते हुए आदरणीय शांति धारीवाल साहब ने, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने सरकार की तरफ से उत्तर देते हुए ये कहा कि हमने लीगल तरीके से जो टेलीफोन टैपिंग्स किए हैं, और अगर किसी एक रिकॉर्डिंग को किसी ने सर्कुलेट किया है मीडिया में, तो कोई भी कहीं से सूचना आई होगी, कहीं से व्हाट्सएप आया होगा, उसने आगे भेज दिया, इसमें क्या दोष किया है, क्या अपराध किया है। और मैंने आज तो आपने